राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। 1 मिनट की देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह ने अनुमोदक की भूमिका निभाई। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान बीजेपी समेत पूरा एनडीए एकजुट नजर आया। इस मौके पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। आने वाले 18 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए चुनाव में जम्मू कश्मीर की विधानसभा भाग नहीं ले पाएगी, क्योंकि साल 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। तब से लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन नहीं किया जा सका है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के अलावा मुर्मू को कुछ अन्य दलों का भी समर्थन जरूरी है, जिसके लिए उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की है। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी तक समर्थन के लिए हामी नहीं भरी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को लेकर बड़ा प्लान बनाया गया है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। प्लान के आधार पर बीजेपी नेतृत्व पूरे देश में आम चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में एक मजबूत आधार बनाने के लिए रणनीति तैयार कर चुकी है। प्रधानमंत्री केवल देश ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रियता नेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बीजेपी को उनके इस लोकप्रियता का राजनीतिक फायदा हर चुनाव में मिलता है। 2014 के बाद बीजेपी ने अपने काम करने की रणनीति में व्यापक तौर पर बदलाव किया। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पीएम मोदी को पूरे देश में दौरों की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी के लिए अगले 1 साल में देश भर में दौरे और सभाएं आयोजित करेगी। सूत्रों के मुताबिक इन दौरों की तैयारियों पर नजर रखने के लिए उनको अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी ने टीम बनाई है। टीम का संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और सह संयोजक राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को बनाया गया है। गुजरात दंगे मामले पर एसआईटी द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी की अपील पर सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाकिया की अर्जी में मेरिट नहीं। देखिए रिपोर्ट। 2002 गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी के इन दंगों में मौत हुई थी। 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस के नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुस्साई भीड़ ने मार दिया था। पत्नी जाकिया ने एसआईटी की रिपोर्ट को चुनौती दी। तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार के बेंच में सुना गया। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एसआईटी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गुजरात के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी, जिसके बाद बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखा था। एसआईटी की रिपोर्ट में ऊंचे पदों पर रहे अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई थी। कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है और देश में तेजी से मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर की अगर हम बात करें तो संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे हैं। 24 घंटे में कोविड-19 के 17,336 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 13 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। देश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 88,284 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल 4,33,62,294 लोग कोरोना से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। गुरुवार को देश में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। इसके मुकाबले अब कोविड केस में 30.2% का उछाल आ चुका है। अब तक देश में कोविड के कुल 5,24,954 लोगों की जान जा चुकी है। कोविड की मौत से दर बढ़कर
1.21% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में 13,029 मरीज ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.59% दर्ज किया गया है। डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.32% चल रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में खूब उथल पुथल देखने को मिल रही है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एनसीपी नेता शरद पवार को धमका रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमका रहे हैं। संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश की तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से धमकी है कि शरद पवार को घर जाने नहीं देंगे, उन्हें रास्ते में रोकेंगे। ऐसी धमकी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने दी है। अगर ये बीजेपी की अधिकृत भूमिका है तो ऐसा ऐलान बीजेपी को करना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि सरकार टिकेगी या जाएगी, लेकिन शरद पवार के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल महाराष्ट्र को स्वीकार नहीं। महाविकास अघाड़ी सरकार और शिवसेना के खिलाफ बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे का कहना है कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं। एकनाथ शिंदे ने अपने साथ विधायकों के समर्थन की बात की है और जल्द राज्यपाल से मुलाकात का दावा किया है। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत की तरफ से बागी विधायकों को धमकी दी गई थी, जिसका मामला तूल पकड़ चुका है। मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बयान की निंदा करें। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। और कहने वाले आज भाग गए, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है और ये अभी टलने का नाम भी नहीं ले रहा। शिवसेना में बगावत के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। कहने वाले आज भाग गए। उन्होंने कहा कि बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने पार्टी जिला प्रमुख की बैठक में कहा कि मैंने अपने पास के 2 विभाग एकनाथ शिंदे को दिए। आपको बता दें, शिवसेना से बगावत करने वाले शिंदे पार्टी के 37 विधायकों और 9 निर्दलीय विधायकों के साथ फिलहाल गुवाहाटी के एक होटल में हैं। उन्होंने पार्टी पर दावा ठोका है। गुरुवार को एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी अगुवाई वाला समूह वास्तविक शिवसेना है। उन्होंने कहा कि अयोग्य करार दिए जाने की धमकियों से उन्हें और उनके समर्थकों को डराया नहीं जा सकता। दरअसल कल ही शिवसेना ने विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेने वाले शिंदे खेमे के 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। साथ ही शिवसेना ने 4 विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया था। चले बात असम की, जहां पर बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और 7 और लोगों की जान बाढ़ की वजह से जा चुकी है। इस आपदा की अगर हम बात करें तो अब तक कुल 108 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। असम के लोग बाढ़ और बरसात की मार झेल रहे हैं। असम में बाढ़ से स्थिति और खराब हो गई है। आपदा में 7 और लोगों की जान गई और इसी के साथ ही बाढ़ बरसात की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 108 हो गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। असम में बाढ़ की मार झेल रहे 32 जिलों में तकरीबन 54 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं, लेकिन अब बाढ़ से 30 जिलों में 45 लाख लोग ही प्रभावित हैं। वहीं हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, उन्हें राहत कैंपों में भेजा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बना रखी है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना और एनडीआरएफ के दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के तहत 250 से अधिक उड़ानें भरी हैं। इस बीच गुरुवार को कछार और बारपेट में 2 बिजली, धुबरी और तामुलपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत। मई के मध्य तक मरने वालों की संख्या 108 तक पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और राज्य के कार्मिक विषयों और साथ ही पर्याप्त संख्या में उच्च अधिकारियों की आवश्यकताओं पर भी बखूबी चर्चा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर दिल्ली दौरे पर पहुंचे। नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से हरियाणा राज्य के कार्मिक विषयों और पर्याप्त संख्या में उच्च अधिकारियों की आवश्यकताओं पर चर्चा की।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने हरियाणा राज्य के विभिन्न कार्मिक संबंधी और पर्याप्त संख्या में उच्चाधिकारियों की आवश्यकताओं के बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर लगातार केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करते रहते हैं। इससे पहले भी वो केंद्र में मौजूद मंत्रियों से हरियाणा के विषयों को लेकर चर्चा करते रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के लिए रवाना हुए। जब भी मुख्यमंत्री फरीदाबाद और गुरुग्राम के प्रस्तावित दौरे पर रहते हैं तो ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली होते हुए ही यहाँ पर पहुँचते हैं। गुरुग्राम में कई बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने पहुँचे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां युवा इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहीं किसान संगठन भी अब युवाओं के समर्थन में आ गए। अब इसके चलते ही किसानों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। देखिए 1 मिनट की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में जहां एक तरफ देश का युवा सड़कों पर है तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने भी युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि देश के नेताओं को 5 साल कुर्सी पर बैठने का हक है, लेकिन देश की रक्षा करने वाले जवान की भर्ती केवल 4 सालों के लिए होगी। वहीं किसानों ने इस योजना को लेकर कहा है कि सरकार इस योजना को लेकर पुनर्विचार करे। हालांकि बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि इस योजना का लाभ युवाओं को मिलेगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं कि 4 साल के बाद वापस आए अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी सरकार देगी, लेकिन उसके बाद भी विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। सरकार को ये योजना पहले अपने घर से शुरू करनी चाहिए। अपना तो उनका टर्म है 5 साल का, जवानों के लिए 4 साल। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। पहले इनको अपनी पेंशनें छोड़नी पड़ेंगी, अपने भत्ते छोड़ने पड़ेंगे ताकि देश के खजाने में कुछ पैसे जा सके। और अगर सरकार ये सोचती है कि ये चंद लोग इसका अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, सरकार किसान आंदोलन में भी यही सोच रही थी। इधर अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर फिर से सवाल उठाए हैं और ये भी कहा कि अगर सेना में शामिल अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो वो भी बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी रक्षा सेवाओं में भर्ती की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को इसी क्रम में कहा कि अगर इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो वो भी बतौर सांसद अपनी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अन्य सांसदों से और विधायकों से पूछा कि क्यों न सभी अपनी पेंशन छोड़ दें और अग्निवीरों के लिए पेंशन की सुविधा सुनिश्चित करें। वरुण गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि अल्प अवधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद पेंशन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या हम विधायक और सांसद अपनी पेंशन छोड़कर ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? वरुण गांधी इससे पहले भी योजना के खिलाफ लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। योजना के प्रावधानों के खिलाफ वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी भी लिख चुके हैं, जिसके जरिए उन्होंने इस योजना का विरोध जताया था। अंबाला पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुछ ही घंटों में 11 साल की एक लापता हुई बच्ची को ढूंढ निकाला और इसके बाद से ही लोग पुलिस कर्मचारियों की तारीफ कर रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि मासूम बच्ची ट्यूशन के लिए गई थी, लेकिन रास्ता भटकने के कारण लापता हो गई थी। पूरा मामला देखिए। हरियाणा में बच्चों के गायब होने और उनकी अपनी घटनाएं जो है वो सामने आ रहे हैं। ताजा मामला अंबाला की जग्गी कॉलोनी से सामने आया, जहां 11 वर्षीय हरमनप्रीत कौर अपने घर से ट्यूशन जाते समय लापता हो गई। लेकिन अंबाला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किसी भी अनहोनी होने से पहले ही बच्ची को मात्र 4 घंटे में ढूंढ निकाला। गुरुद्वारे में वहाँ गए थे सर्च करने के लिए। वहाँ पे इन्होंने उसका फोटो दिखा के पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ लड़की यही है। और जब अंदर हमने चेक किया तो लड़की वहाँ पे लंगर चक रही थी और लड़की से बात की है, घर भी ले आए हैं, तो बहुत अच्छा हो गया। लड़की हमने कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी, और लड़की को हम सकुशल उनके घर ले आए। दरअसल 11 वर्षीय हरमनप्रीत कौर हाल ही में अपनी बुआ के घर अंबाला रहने आई थी। पूरी जानकारी न होने के कारण वो रास्ता भटक गई। बच्ची को 4 घंटे में ढूंढ निकालने पर हरमनप्रीत कौर के परिजन अंबाला पुलिस का धन्यवाद करते नहीं थक रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी अंबाला पुलिस ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कई गंभीर मामलों को कुछ समय में ही सुलझा दिया है, जिसके चलते ही अंबाला पुलिस चर्चा में भी रहती है। झज्जर में एक बार फिर से बिजली विभाग के ठेकेदारों की लापरवाही 2 मजदूरों पर भारी पड़ गई। जिस दौरान मजदूर पोल लगाने का काम कर रहे थे, उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक मजदूर की जान तक चली गई, जबकि दूसरा मजदूर बुरी तरह से जख्मी हुआ है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। कभी कभी एक इंसान की लापरवाही दूसरों पर भारी पड़ जाती है।
ऐसा ही मामला सामने आया झज्जर से, जहां पर एक बिजली निगम का ठेकेदार इस समय सवालों के घेरे में है। दरअसल 2 मजदूर एक पोल लगा रहे थे। उसी दौरान ही पोल के ऊपर से गुजर रही बिजली की तार से पोल में करंट आ गया, जिससे कि एक मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गया और एक की जान चली गई। यह हादसा झज्जर सापला मार्ग पर छोटे बाईपास पर हुआ। लापरवाही से गई जान का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन ना तो निगम ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेता है और ना ही उच्च अधिकारी। ऐसे में अगर सिलसिला यूं ही जारी रहेगा तो आगे भी कई और जाने जाएंगे। और वो पोल हाइड्रा से उठाए हुए थे जब उस बिजली की तार से टकरा गया और उसमें करंट आने के कारण जितेंद्र को और पप्पू को करंट लग गया। जितेंद्र को और पप्पू को एम्बुलेंस के माध्यम से जीए झज्जर लेके आए। इसकी जितेंद्र की मौत हो गई। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वो अधिकारियों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं। नफी सिंह राठी ने ये आरोप हाल ही में हुए निकाय चुनाव को लेकर जड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। हरियाणा में निकाय चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी सबके सामने हैं, लेकिन इन नतीजों को लेकर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी ने प्रदेश सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, बहादुरगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी की ओर से सरकारी तंत्र का जमकर दुरुपयोग कर अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप अधिकारियों पर जानबूझकर लोगों के वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लगाए हैं। लोग चुनाव के दिन मतदान करने के लिए भटकते रहे और इसीलिए बहादुरगढ़ में मतदान महज 59% हुआ है, क्योंकि लोग मतदान केंद्रों पर वोट डालने गए, लेकिन उनकी वोट किसी दूसरे मतदान केंद्र पर शिफ्ट की जा चुकी थी। नफी सिंह राठी का कहना है कि अधिकारियों पर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया कि मतदान प्रक्रिया को धीमा किया जाए और शहर के लोगों का वोट एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस धांधली को लेकर इनेलो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ताकि धांधली करने वाले अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। नशा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर एक तरफ जहां समाज सेवी लोग आगे आ रहे हैं, तो वहीं सरकार भी इसकी ओर पूरा ध्यान दे रही है। नाहन से नशे से आजादी पखवाड़े के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। इस समय नौजवान नशे की चपेट में आ रहा है, जिसको लेकर सरकारें भी चिंतित हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसके चलते इन दिनों नशे से आजादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 12 जून से 26 जून तक चल रहे इस कार्यक्रम में सिरमौर पुलिस अनेक कार्य कर रही है। नशे पर रोकथाम लगाने के लिए पहले भी कई कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है और कोशिशें ये की जा रही हैं कि प्रदेश के साथ साथ देश को नशे से आजादी मिले। वहीं इसके लिए कई समाज सेवी लोग भी आगे आ रहे हैं और नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाने में शासन प्रशासन की मदद कर रहे हैं। मालूम है, हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। उसी सिलसिले में इस बार हम 12 तारीख से लेकर 12 जून से लेकर 26 जून तक एक नशे से आज़ादी पखवाड़ा करके मनाया है। उसी सिलसिले में स्कूल के बच्चों का एक रैली का अरेंजमेंट यहाँ पे आयोजन किया गया है। यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के पास रेडीमेड शोरूम पर एक कंपनी के लोगों की रेड मारने के बाद यहां पर लोगों ने हंगामा किया है। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन इस दौरान रेड में आए कंपनी के अधिकारियों और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। यमुनानगर में इन दिनों ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर आम लोगों से ठगी हो रही है। बड़े बड़े ब्रांड के नकली कपड़े बनाकर उन्हें मार्केट में बेचा जा रहा है और इस बात की जानकारी मुफ्ती ब्रांड के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने अपनी संबंधित कंपनी, जो कि ऐसे लोगों को पकड़ती है, उनसे संपर्क कर इस मामले की जानकारी के लिए उन्हें यमुनानगर भेजा, जिन्होंने यमुनानगर के कई रेडीमेड की दुकानों पर जानकारी जुटाने के बाद एसपी यमुनानगर से मिलकर इस मामले में कार्रवाई की बात कही। वहीं इसके बाद रेलवे स्टेशन यमुनानगर पर पहुंचे, यहां पर एक रेडीमेड की दुकान पर 3 बड़े ब्रांड का भारी भरकम माल निकलवा लिया गया और बाद में इस मामले की जानकारी पुलिस को देने के बाद उन्हें मौके पर बुलाया गया। पुलिस को देखते ही रेडीमेड शोरूम संचालक भड़क उठा और उन्होंने तुरंत अपने साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद लोगों ने वहां मौके पर जमकर हंगामा किया। पुलिस को भी माल को कब्जे में लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बाद में स्वयं एसएचओ थाना शहर ने व्यापारियों को समझाया।
अमेरिका के तमाम दबाव दरकिनार कर भारत और चीन ने रूस से न केवल तेल का आयात जारी रखा बल्कि आयात को बढ़ा दिया है। और अब रूस ने भी इस कारोबारी मदद के बदले भारत और चीन को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। वो ऑफर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। जब रूस पर अमेरिका के दबाव में कई कारोबारी पाबंदियां लगाई गई, इन हालातों में रूस को भारत और चीन का साथ मिला और रूस के तेल के निर्यात को भारत और चीन ने एक बड़ा बाजार दे दिया। रूस ने दाम घटाए तो दोनों देशों ने तेल के आयात को बढ़ा दिया। हालांकि चीन और भारत ने अन्य देशों के निर्यात किए जाने वाले तेल की बजाय आयात पूरी तरह से रूस पर निर्भर करने की भी योजना तैयार कर ली। हालांकि रूस ने भी अपने तेल के दामों को घटाकर दोनों देशों को पूरी तरह से सहयोग दिया है, लेकिन इस बीच पश्चिमी यूरोप में चलाए गए अभियानों का नतीजा ये रहा कि न केवल पश्चिमी देशों ने रूस से आयात को घटा दिया बल्कि अपने स्टोर्स भी रूस से बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन अब रूस ने भारत और चीन को एक बड़ा ऑफर दिया है। चीन की मेजबानी में 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली तरीके से 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी हिस्सा लिया और चीन और भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया। और ये ऑफर है रूस के बाजार में चीन और भारत की धमाकेदार एंट्री। इधर रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी युद्ध में यूक्रेनी सैनिक जहां अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैन्य टुकड़ियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दुनिया का ध्यान इस युद्ध पर बनाए रखने में जुटे हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 महीनों से जारी युद्ध में यूक्रेनी सैनिक जहां अग्रिम मोर्चे पर रूसी सैन्य टुकड़ियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया का ध्यान इस युद्ध पर बनाए रखने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के इस अभियान के तहत यूक्रेनी राजधानी कीव में वैश्विक नेताओं के साथ वो अलग अलग क्षेत्रों के हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी दिशा में उन्होंने हाल ही में एक टेक इवेंट में होलोग्राम के जरिए हिस्सा लिया। यूक्रेन इस युद्ध में अपनी कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मदद की खासी जरूरत है। ऐसे में इस वैश्विक समर्थन को जुटाने के लिए ज़ेलेंस्की की पीआर टीम 4 तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की ने होलोग्राम के जरिए पेरिस में आयोजित वीवा टेक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। यहाँ दिए अपने भाषण में उन्होंने विश्व प्रसिद्ध फिल्म सीरीज स्टार वॉर्स का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने कहा, राष्ट्र अध्यक्षों के लिए होलोग्राम के जरिए लोगों को संबोधित करना सामान्य नहीं है, लेकिन हम स्टार वॉर्स में दिखाई गई इस तकनीक को अभ्यास में नहीं ला पा रहे हैं। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस साम्राज्य को भी हराएंगे। ये कहते हुए उन्होंने रूस की तुलना स्टार वॉर्स के खलनायकों से कर डाली। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपने बाकी दुश्मन देशों के साथ साथ चीन नेपाल की सीमाओं पर भी अब घेराबंदी करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन अब भी पड़ोसी देशों की जमीन कब्जाने की अपनी नीति से बाज नहीं आया है। इसी के तहत वो लगातार नेपाल की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहा है। चीन ने 2 साल पहले नेपाल में गोरखा जिले में रुइला में सैन्य ठिकाने बना लिए थे। अब वहां पर चीन ने कटीली तारे लगाकर घेराबंदी कर दी है। हिमालय क्षेत्र में अभी तक नेपाल और चीन के बीच सीमा निर्धारण नहीं हो पाई है। चीन इसी का फायदा उठाकर धीरे धीरे नेपाल के अंदरूनी हिस्सों में घुसपैठ कर रहा है। वहीं इस हरकत के खिलाफ नेपाल के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी इससे बिल्कुल अनजान बने हुए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि बॉर्डर पर किसी तरह का डेवलपमेंट करने से पहले दोनों देशों की इजाजत जरूरी है। हालांकि अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि चीन नेपाल की जमीन पर कोई अवैध निर्माण कर रहा है। दोनों देशों के बीच हिमालय से लगी करीब 1400 किलोमीटर का सीमाई इलाका है। 1960 में दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई समझौते हुए थे। हालांकि चीन अब हुमला के अलावा एक और जिले में लगे पिलर्स को हटाकर यहां कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मॉनसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके अभी सूखे हैं। इस इलाकों में मॉनसून की एंट्री आखिर कब होगी, इस पर मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट भी जारी कर दिया है। गर्मी से परेशान लोग अब बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पहले मानसून के आने की तारीख 23 जून संभावित थी, लेकिन अब ये डेट आगे बढ़ गई है। ऐसे में लोगों के जहन में सवाल है, आखिर मानसून की दिल्ली में एंट्री कब होगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून थोड़ा सुस्त रफ्तार से चल रहा है और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है। इस हफ्ते के अंत में ये मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड के बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जल्द ये प्रवेश करेगा। मानसून की बारिश शुरू होगी। इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ यूपी के अधिकांश हिस्सों को कवर करेगा। 29 जून से 2 जुलाई के बीच
दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। इसके साथ ही 30 जून से 6 जुलाई के बीच मानसून देश भर के अधिकतर हिस्सों को कवर कर बारिश शुरू कर देगा। देश के कई हिस्सों में गर्मी पड़ रही है, ऐसे में लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है।